जय हिंद। मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष पांडे और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल एथिक्स के। एनवायरमेंट एथिक्स या फिर पर्यावरण का नीति शास्त्र क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी डेली लाइफ में। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एथिक्स है क्या और इसका ओरिजिन क्या है? एथिकस का जो रूट है वो एथिकोस, जो कि ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, या फिर एथिकस जो कि लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, वहां से आता है, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स। सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसके बीच में फर्क करना सिखाती है। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं क्रिएटिंग अ मोरल सेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन ईच पर्सन इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एथिक्स। प्रति व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर एक सेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण के संरक्षण का एक सेंस, एक अंदर से जो आवाज आती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, उस मोरल सेंस का जो क्रिएशन है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, वो कहलाता है पर्यावरण का नीति शास्त्र या एनवायरमेंटल एथिक्स। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एनवायरमेंटल एथिक्स को हम कह सकते हैं इट इज अ फोर्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आने वाली, जो अंतरात्मा की आवाज आप कहते हो। तो एन अप्रोच टू डेवलप इन ईच पर्सन अ फोर्स फ्रॉम विद इन टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन on different aspects of the environment which are not harmful to the local, national and international communities। तो ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई एनवायरमेंटल एथिक्स की। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स के व्यूज की। तो देयर आर टू कंट्रास्टिंग व्यूज। वन इज यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन while other is ecological justification। तो इन कंट्रास्टिंग व्यूज को देखते हैं। पहला है यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन। ये क्या कहता है कि आप हर चीज को जो धरती पर है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इकोनॉमिक पर्पस के लिए आप इकोनॉमिकली चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे कोई जंगल है बहुत बड़ा और उसके नीचे हीरे की खान मिल गई आपको, तो आप उस जंगल को काट के हीरे की खान तक पहुंच सकते हैं। ये यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन है। लेकिन क्या वो हीरे आपको दे पाएंगे ऑक्सीजन के भंडार जो आप सांस लेते हो? नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो कि दिया था जॉन लीक, मिल्टन फ्रिडमैन और ड्रकर ने, पीटर ड्रकर ने, मतलब ये सपोर्ट भी किया, एक्चुअली ये मिल्टन फ्रिडमैन ने दिया था और इसे सपोर्ट किया था जॉन लीक और पीटर ड्रकर ने। और ये एक्चुअली जानते थे इन चीज़ों की कीमत, चीज़ों की कीमत के बारे में इन्हें बहुत जानकारी थी, लेकिन वैल्यू की नहीं थी। और ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वैल्यू। एक सांस जो आप लेते हो ज़्यादा वैल्यूएबल है किसी भी हीरे, सोना, चांदी, इन सब चीज़ों से। लेकिन यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को के एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करता है। कमेंट में बताओ कि ऐसा करना सही है या नहीं। ये फॉलो करता है क्लासिकल मार्केट मैकेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस को, यानी कि इन्वायरमेंट और दूसरी अन्य चीज़ों को ये इग्नोर करते हुए, यहाँ तक कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी ये इग्नोर करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम अगर ट्रांसफॉर्म कराते हैं तो बीच में इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी का ह्रास होगा। तो इसीलिए शूमाकर ने कहा कि इस चीज़ का कोई परमानेंस नहीं है। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और ओवर कंजम्पशन को जब हम ज़्यादा तवज्जो देंगे तो ये अल्टीमेटली पहुंचाएगा हमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की तरफ। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इकोनॉमिक्स में एक समस्या को कहते हैं जहां पर हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को जब ज़्यादा तवज्जो दें या फिर जब हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को किनारे रखते हुए ओवर कंजम्पशन ज़्यादा करने लगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का उदय होता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। कोनारेड लॉरेंस ने, जो कि एक नोबेल लॉरिएट थे
मेडिसिन के, उन्होंने कहा नो वन हैज़ द राइट टू ओवरटर्न एन इकोलॉजिकल बैलेंस विच बिलोंग्स टू एवरीवन। ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को तहस नहस करे। ये बात कहीं सुनी हुई लग रही है, शायद मेरी पहली स्लाइड पर वो जो श्लोक था ईशोपनिषद का, ये बात वही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्यास्विधनम। यजुर्वेद में या फिर इसी को आप ईशोपनिषद के पहले मंत्र के रूप में पाते हैं। यह श्लोक कहता है कि हे मनुष्य, यदि पूरी दुनिया जो चाहे स्थिर हो या चलायमान हो, ये ईश्वर में बसती है या ईश्वर की है, और इसलिए आप यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसका पूरा आनंद उठाइए, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। और इसलिए लालच को दूर रखते हुए आप इस पूरे जगत को अच्छे से आत्मसात कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लॉइट मत करिए, क्योंकि ये किसी की नहीं है, किसी को बिलोंग नहीं करती। अगला जो व्यू पॉइंट है वो है इकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। ये मॉरल जस्टिफिकेशन और इन्वायरमेंटल होलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करता है ओवर कंजम्पशन को और विश्वास करता है कि जितनी भी दुनिया में लाइफ फॉर्म्स हैं उन्हें बराबर का अधिकार है जीने का, सरवाइव करने का और इज्जत पाने का। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। यह संभव ही नहीं है कि आप दुनिया के सभी लाइफ फॉर्म्स को बराबरी का अधिकार दें। जैसे अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है तो यानी वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। उस बीमारी से बचाने के लिए उस व्यक्ति को ऐसी दवाएं खानी पड़ेंगी जो एंटीबायोटिक हो। अगर बैक्टीरिया को भी उसी अधिकार से आप देखेंगे जैसा कि उस मनुष्य का जीने का अधिकार है, तो शायद हम उस बीमारी को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे और बीमारियों से मनुष्य की जान जाती रहेगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को एनवायरमेंटल फैसिज्म भी कहा जाता है। एनवायरमेंटल एथिक्स को समझने के लिए हम 3 थियरीज को समझ सकते हैं। 3 मेजर थियरीज जो एनवायरमेंटल एथिक्स को हमें बताती हैं। पहली है एंथ्रोपोसेंट्रिक और ह्यूमन सेंट्रिक एथिक्स, जहां पर मनुष्य को हम बीच में, सेंटर में, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए रखते हैं। दूसरी है बायोसेंट्रिक एथिक्स और बायो एथिक्स, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और तीसरी है इकोसेंट्रिक एथिक्स, जहां हम कहते हैं कि इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण अंग है दुनिया का और उसके अंदर मनुष्य सिर्फ एक उसका छोटा सा हिस्सा है, यानी मनुष्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिर्फ एक अंग है उस पूरे इकोसिस्टम का। तो आइए समझते हैं इन तीनों चीजों को एक एक करके। तो इस लिस्ट का पहला कंटेंडर है एंथ्रोपोसेंट्रिक और ह्यूमन सेंटर्ड एथिक्स। ये कहता है कि एनवायरनमेंट एक क्रूशियल चीज है मनुष्य के लिए और इसलिए हमें इसे बचाकर रखना चाहिए, हमारी ड्यूटी है इसके प्रति। अब यहां पर आप इसे 2 तरीकों से देख सकते हैं। हम कहते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। लेकिन पेड़ों को काट कौन रहा है? कोई दूसरे ग्रह से नहीं आ रहा, मनुष्य ही काट रहा है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में ये चीज आती है कि चीजें हमारे यूटिलाइजेशन के लिए हैं और हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमें एनवायरनमेंट के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो ये 2 धारी तलवार जैसा ही है। दूसरा है बायोसेंट्रिक एथिक्स और बायो एथिक्स। ये कहता है जितनी भी तरह की लाइफ्स हैं उनका एक तरीके का अधिकार है। ऑल लाइफ हैव राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। नो डाउट अबाउट दैट, कह सकते हो आप। लेकिन जहां बात भोजन की आ जाती है, जहां बात बीमारियों की आ जाती है, वहां पर बायोसेंट्रिक एथिक्स थोड़ा फेल हो जाता है, पीछे हट जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिछली स्लाइड में टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का, इसी तरह और भी है कोरोना वायरस डिजीज, उसके वैक्सीन एटसेट्रा। ये भी इस कैटेगरी में आएंगे कि आप वायरसेस और पैथोजेंस को उसी कैटेगरी में नहीं रख सकते जिस कैटेगरी में आप ह्यूमन लाइफ को रखते हो।
इसी तरह तीसरा अप्रोच है इकोसेंट्रिक अप्रोच या इकोसेंट्रिक एथिक्स। ये कहता है कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट डिजर्व डायरेक्ट मोरल कंसिडरेशन। दूसरे शब्दों में कहें तो इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी सी चीज है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये सारे हैं, और मनुष्य भी इन सभी में एक छोटा सा रोल अदा कर रहा है, यानी वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। बात करते हैं एनवायरमेंटल इक्विटी यानी प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स की। कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिस्पेक्ट ऑल नेचर। अरिस्टोटल ने कहा था कि इक्विटी रिक्वायर्स दैट वी ट्रीट इक्वल बीइंग्स इक्वल। बराबर लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन सबको एक बराबर नहीं रख सकते। मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, वो दूसरों से थोड़ा अलग है, तो कहीं ना कहीं उसे प्रायोरिटी मिलेगी। और क्योंकि नियम भी हम ही बना रहे हैं तो हम अपने आप को प्रायोरिटी पर तो रखेंगे ही। दुनिया भर के नाम भले दे दे उसमें, लेकिन प्रायोरिटी तो मनुष्य की ही रखनी पड़ेगी। और एथिकल प्रिंसिपल के अंदर जो इनकम्प्लीटनेस ऑफ एनवायरमेंटल होलिज्म है, जिसे श्रेडर फ्रेशेट ने कहा था कि ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल नेचर एक्सेप्ट इन केस वेयर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स आर एट स्टेक। सबको बराबर रखो तब तक जब तक कि मानवाधिकार, जो स्ट्रॉन्ग मानवाधिकार है, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आता है। अगर वो आता है तो मनुष्य के अधिकार सबसे ऊपर रखे जाएंगे दूसरे स्पीशीज के तुलना में। तो ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल एथिक्स में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। ह्यूमन डिग्निटी की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ की, या फिर ह्यूमन के सर्वाइवल की, अगर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज आदि की बात होगी, इतने हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, होना चाहिए, हमारी अधिकार है, तो ये वीक ह्यूमन राइट कहा जाएगा। यानी कि राइट टू द प्रॉपर्टी इज अ वीक ह्यूमन राइट। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें एनवायरनमेंट के साथ कि हम किस को कितनी प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे ऊपर होगी ह्यूमन राइट, जो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स हैं वो, उसके बाद होगा एनवायरनमेंट, और सबसे नीचे होगा वीक ह्यूमन राइट्स। तो हमें अगर प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले हम प्रोटेक्ट करेंगे किसको? स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स को, देन एनवायरनमेंट एंड देन वीक ह्यूमन राइट्स। अगर आप देखो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ या चीज़ें हुई तो उसमें हमने ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज किया सबसे ज़्यादा। और इन्वायरमेंट में जैसे अभी आप बहुत सारे चीज़ें देख रहे हो कि मास्क और बाकी चीज़ों के डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारा जो पीपी किट है उसके डिस्पोजल एंड एटसेट्रा की प्रॉब्लम आगे चल के आ रही है। लेकिन उस टाइम पर उसे सेकेंडरी रखा गया और पहले नंबर पर ह्यूमन लाइफ को बचाना रखा गया, और इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट था, इसीलिए उसको हमने प्रायोरिटी दी। दूसरे नंबर पर एनवायरनमेंट आता है, उसका टेक केयर करेंगे एनवायरमेंटलिस्ट। और तीसरे नंबर पर आता है वीक ह्यूमन राइट्स, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि पैसे वैसे की बात, मतलब आप कितनी प्रॉपर्टी रखते हो, क्या रखते हो, ये सारी चीज़ें वो सबसे नीचे प्रायोरिटी में होता है। आपके लिए भले सबसे ऊपर हो, लेकिन एनवायरमेंटल एथिक्स की नज़र में सबसे नीचे है, समझे। अगर इस तरह की प्रायोरिटीज हम सेट नहीं करेंगे तो हमारा ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स है ये हो सकता है कि काम ना करे, और ये हमें डायरेक्ट करता है ट्रायज एथिक्स को फॉलो करने के लिए, जिसमें कम से कम हार्म की हम बात करें और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स के कम से कम वायलेशन को हम करने के लिए बाध्य हों। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया की जो सीधे सीधे इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है, और ख़ास तौर पर अगर हम इंटरनेशनल इक्विटी की बात करें तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो जिनके पास पॉपुलेशन भी कम है, जिनका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जीडीपी सब कुछ ज़्यादा है, वो सबसे बड़े कंज्यूमर्स भी हैं, वो सबसे बड़े पॉल्यूटर्स भी हैं, वो फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स या इंपोर्टर्स भी हो सकते हैं। और इन सभी को करने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गए, या फिर जो अफ्रीकन, एशियन, कैरिबियन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गए, उन्हें पैसे देकर उनके घर में
उनके देश में पैदा हुए टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को डंप करने के लिए डंपिंग ग्राउंड खोजते हैं इन देशों में। ये एथिकली भी गलत है, ये हर तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये चीज़ गलत है। आपको क्या लगता है? कमेंट पे बताओ, क्या सही है? तो आज हमने बात की इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे गवर्न की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।